हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस को मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि आपके पूरे चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट्स को कवर करें और साथ में ही आपके 2025 के बोर्ड्स के लिए एसेंशियल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए ना कौन सी एक नेसेसरी कंडीशन होती है जो इनमें से दी गई है, हमें वो चूज करनी है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे आपने टेम्परेचर की पढ़ी हुई है, आपने चेंज ऑफ स्टेट का पढ़ा हुआ है, आपने कलर का पढ़ा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हमें इसमें से कुछ एक चीज चूज करनी है जो हमें यहाँ पर दी गई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा गया है, द रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट। तो जैसे यहां पर दिया हुआ है ना बच्चों की रिएक्टेंट हमारे सेम स्टेट में होने चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की स्टेट सेम ही रहे, वो वेरी भी कर सकती है। हमारा रिएक्टेंट किसी भी स्टेट में हो सकता है और बनने वाला प्रोडक्ट भी किसी भी स्टेट में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट्स किसी रिएक्शन में जो इन्वॉल्व हो उन सबकी स्टेट सेम भी हो सकती है, रिएक्टेंट्स की रिएक्शन में स्टेट अलग भी हो सकती है। तो जो फर्स्ट हमें रिएक्शन का मतलब यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है पॉइंट, ये हमारा वैलिड नहीं है। अब सेकंड देखिए, एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्शन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें रिएक्टेंट्स को एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बिना हीटिंग के भी हो जाती हैं, जिनको हमें एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थर्ड पॉइंट है, द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर। रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों ऐसा भी कुछ नहीं है, इट नीड नॉट टू बी द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो अलग अलग टेम्परेचर्स पर भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, देयर शुड बी फिजिकल कांटेक्ट। हाँ, रिएक्टेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट चॉइस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए लेड नाइट्रेट के, और इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन डज द कोफिशिएंट ऑफ, एक तो ये पूछ रहा है लेड ऑक्साइड का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है इसका, जो ये 2 लिखा गया है इसके आगे, इसकी बात कर रहा है, और साथ में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के इस कोफिशिएंट की बात कर रहा है कि ये हमें बता क्या रही है। तो देखो बच्चों, ये जो नंबर हम लोग लिखते हैं ना किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स को बैलेंस करने के लिए, ये होते हैं इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। बेसिकली इन नंबर से हम बैलेंस तो कर देते हैं नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ, बट ये जो नंबर होते हैं ना बच्चों, ये हमें बताते हैं कि भाई रिएक्टेंट में कितने मोल लिए गए थे और उससे कितने मोल्स प्रोडक्ट बने। जैसे इस रिएक्शन में क्या हुआ, 2 मोल लेड नाइट्रेट ने ब्रेक हुए इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हमने इसको थर्मली डिकम्पोज किया, और थर्मल डिकम्पोज होने से इसने हमें 2 मोल लेड ऑक्साइड के और 4 मोल्स किसके दिए, NO2 के। अब मोल्स वाली बात कौन से पॉइंट में लिखी हुई है, ए वाले में। इसमें क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड बाय द 2 रिएक्टेंट्स। मोल्स के बारे में लिखा हुआ है बच्चों, मोल्स बताते हैं हमें जो नंबर होते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एटम्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नहीं नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैबोरेटरी। चलिए ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या तो स्टेटमेंट की बात कर रहा है ये हमें स्टेटमेंट की बात करके बता रहा है, या कह रहा है स्टेटमेंट, मतलब एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं अगर हमें सही लगे। बट अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होंगे तो 4 चॉइसेस देने के बाद इसने फिर कुछ ना कुछ आगे पार्ट्स बनाए होते हैं। उसके बाद ये कह रहा है आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। अब इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें सही लगती हैं। अब फर्स्ट है जैसे हमारा इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, हाँ भाई, क्योंकि ये हीट के साथ इनिशिएट हुआ है, हीट के साथ इनिशिएट हुआ है, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन। ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है क्योंकि हीट के साथ इनिशिएट हो रहा है। और इसको हम डीकंपोजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 प्रोडक्ट दे रहा है ना, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं सिंगल रिएक्टेंट के टूटने पे, हम कहते हैं कि डीकंपोजिशन हुई है ना। और क्योंकि ये हीट से हुई है ये रिएक्शन, है ना, हीट लेकर हुई है, तो ये थर्मल डीकंपोजिशन हो गई।
अब देखो इसमें एक चीज और लिखी हुई है पॉइंट में, एंडोथर्मिक इन नेचर। हाँ भाई, क्योंकि इसने रिएक्शन ने करने के लिए क्या किया, हीट का एब्जॉर्प्शन कर दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो जहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये एंडोथर्मिक लिखा हुआ है सही है, डीकंपोजिशन भी ये क्या है, सही है ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन। नहीं, कॉम्बिनेशन तो ये हो ही नहीं सकती कि कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट दो रिएक्टेंट होने जरूरी हैं जिनके मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया गलत। उसके बाद लिखा हुआ है डीकंपोजिशन। हाँ, डीकंपोजिशन तो है ये, अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ हीट। नहीं भैया, इसने एनर्जी रिलीज नहीं की है, इसने क्या किया, इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन किया, तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद लिखा फोटो डिकम्पोजिशन। नहीं, ये फोटो डिकम्पोजिशन नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। फोटो वर्ड की जगह यहां आना चाहिए थर्मल डिकम्पोजिशन। एक्सोथर्मिक भी नहीं है, इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, एंडोथर्मिक है ये, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है और हमें ये कह रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं, हमें वो बताना है। अब ये बताने के लिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ना रिएक्शन ही लिख लेते हैं एक बारी। ठीक है, मैं दोबारा से रिएक्शन लिखता हूं। तो रिएक्शन हमें क्या गिवन है, MnO2 है, फिर वही 4 मोल HCl के दिए हुए हैं, साथ में हमें दिया गया है MnCl2, 2 मोल वाटर के, और एक यहां पर निकलता है क्लोरीन गैस। अच्छा, अगर आप देखो MnO2 को, देखो MnO2 ने यहां से यहां तक बच्चों ऑक्सीजन का रिमूवल किया। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन ऑफ रिमूवल, इससे ऑक्सीजन देखो चला गया, हम क्या लिखेंगे इसको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक चीज और है, यहां पे देखो HCl लिखा हुआ है, HCl, और यहां पर क्या लिखा हुआ है Cl2। इसमें से बच्चों क्या हुआ, H निकल गया, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, है ना, हाइड्रोजन रिमूव हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट के बारे में बता देता हूं कि क्या कंसेप्ट है हमारा। ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन की बात आपसे करी जाए, ऑक्सीडेशन में आप 3 चीजें याद रखो। एक तो याद रखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक और होता है ऑक्सीडेशन में होगा या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ होगा। ठीक, अगर रिडक्शन होती, रिडक्शन में बिल्कुल इससे उल्टा होता। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, या हम कहेंगे एडिशन होता है हाइड्रोजन का, या हम कहेंगे रिमूवल होगा किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आप इनको लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है ना, O2 लिखा हुआ है। अब ये देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, जहां पर रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, मैंने अभी आपको बताया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, तो यहां पर रिडक्शन हो गई। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, है ना। इसका मतलब इसके अंदर ये जो MnO2 है, ये तो हुआ हमारे पास रिड्यूस, और ये जो हमारे पास HCl था बच्चों, ये HCl क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडाइज। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखते हैं अपने पॉइंट्स, देखते हैं क्या क्या थे। फर्स्ट में लिखा हुआ है HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। हाँ बिल्कुल सही है, HCl की ऑक्सीडेशन Cl2 में हुई है।
MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, बिल्कुल सही है, ये भी रिड्यूस हुआ, MnO2 का रिडक्शन हुआ है। अगला MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। चलो मैं आपको ये भी बताता हूं, थोड़ा सा इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। बच्चों एक चीज याद रखना, जहां पर ना हमारे पास रिडक्शन हो जाए, जहां पर रिडक्शन या जिसकी रिडक्शन हो, जो रिड्यूस होगा, वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है बच्चों, जो ऑक्सीडाइज होता है, वो हमारा कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, मैं थर्ड पॉइंट कि जो MnCl2 है, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो बच्चों Mn जो Cl2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता, ठीक है, इंस्टेड MnO2 हमारे पास रिड्यूस हुआ है, तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और HCl हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी गलत है। तो जिसमें फर्स्ट टू के बारे में बात किया गया वो सही ऑप्शन है, और वो कहां दिया हुआ है हमें, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब हमें क्या बताना है, यहां दिया गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। अब गलत बतानी है हमें, कौन सी है, इनकरेक्ट बताएंगे बच्चों अब हम लोग। ठीक है, देखो जरा, लेड ऑक्साइड दिया गया, इसको रिएक्शन को लिख लेते हैं इधर, चलो इसके मोल्स भी लिख लो, साथ में कार्बन ऐड होती है यहां पर, और हमें क्या मिलता है, एक मिलता है लेड और एक मिलता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें हमें मिलती हैं यहां। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो आप ये समझोगे कि जो लेड ऑक्साइड है, यहां से लेकर ये लेड जो है हमारे पास लेड ऑक्साइड, यहां से लेकर लेड तक जाने तक ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या हुई है, रिडक्शन। और यहां कार्बन से यहां तक जाने में ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन, इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है हमने। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं अब ये देखो जरा ध्यान से। अब फर्स्ट पॉइंट में हमें इनकरेक्ट बताना है हमें इस क्वेश्चन में। पहला लिखा हुआ है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड का रिडक्शन हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, लेड का रिडक्शन नहीं हुआ। ये देखो पूरे के पूरे लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। हमेशा ये बात याद रखो, कभी भी हम लोग किसी भी, अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में से हमारे पास दोनों भी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और एक भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकता है, बट हम पूरे के पूरे फॉर्मूले को कहेंगे ऑक्सीडाइज हुआ होगा या रिड्यूस हुआ होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, पूरे के पूरे फॉर्मूले को, पूरे के पूरे कंपाउंड के फॉर्मूले कहेंगे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत हो गया। अब अगर यहीं पर ना लेड ऑक्साइड लिखा होता फिर ये सही हो जाता। अगला कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ जी, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है। तो पहले दो किस में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। हमें बताना है हमें बताना है इस क्वेश्चन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, बस एक बारी डिस्प्लेसमेंट हो। अब जैसे फर्स्ट दिया गया हमें पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात की गई है, तो देखो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होगा क्या, हमारे पास ना यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट में, और जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस O2 में टूट जाएगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन, बैलेंस कर लेना, ठीक है। और हमें पता है जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज होता है, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया गलत। नेक्स्ट, द बर्निंग ऑफ मीथेन। अब मीथेन की अगर बर्निंग की बात की जाए, देखो जब बर्निंग होती है मीथेन की तो क्या बनता है, हमारे पास होता है CH4,
वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, और साथ में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर, और साथ में हीट और लाइट निकलती है इसमें से, है ना। अब यहां पर भी देखो, यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, यहां दो मिलकर ये दो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो ये बेसिकली कैसी रिएक्शन है, ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। और कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी एक हमारे पास बनती है, और क्योंकि हीट और लाइट इसमें से निकलता है तो ये एक्सोथर्मिक भी है नेचर में, है ना। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं हुआ। अगला द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड। चलिए किसी भी ले लेते हैं, कोई भी रिएक्शन, सपोज करो हमारे पास सोडियम है और सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करता है, सपोज करो। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, एक तो सोल्ट बनाएगा NaCl, और साथ में ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस तरह से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये देखो यहां पर क्या हुआ, Na ने H को डिस्प्लेस कर दिया, और क्योंकि एक ही बारी डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन ऑफ टू सोल्ट सॉल्यूशंस टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। इसका भी देख लेते हैं करके। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, पोज करो, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं मान लो KCl के साथ। अब इसमें से हमें पता है एक तो बनेगा AgCl और साथ में क्या बनेगा, KNO3, ठीक है। इसका हमारे पास प्रेसिपिटेट आएगा बच्चों, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा, यहाँ पे PPT बनेगी। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। Ag ने K को डिस्प्लेस कर दिया, और K ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको NO3 को, नहीं सॉरी, Ag ने क्या किया, K को डिस्प्लेस करके AgCl बना दिया, ठीक है। और पोटाशियम ने क्या किया, Ag को डिस्प्लेस करके KNO3 बना दिया। तो यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया, ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। एल्यूमिनियम कंटेनर में हम इसमें से कौन सी सॉल्यूशन को रख सकेंगे। देखो अच्छा, सब बच्चों को रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद होगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, ये बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अगर आप इसमें से देखोगे ना, ये रहा एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये यहां पर पड़ा है मैग्नीशियम, ये रहा कैल्शियम, ये रहा हमारे पास सोडियम, ये रहा पोटाशियम जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये रहा जिंक, ये रहा आयरन, ये रहा लेड, ये रही हाइड्रोजन, कॉपर, ये सब जानते ही हो आप लोग। अब इसमें से एक एक करके ना ऑप्शंस देखते हैं कि एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर सकेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, जिसको हम रख सकते हैं। देखो हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में ना उसी सॉल्यूशन को रख सकेंगे जो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम से वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो एल्यूमिनियम उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगी, हम उसको इजीली उसके कंटेनर में रख सकेंगे। अब अगर मैं देखूं MgSO4 में Mg, मैग्नीशियम तो बिल्कुल रख सकेंगे क्योंकि ये तो ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आयरन नहीं, आयरन तो इससे क्या है, एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है, तो वो तो उसको डिस्प्लेस कर देगी, इसको नहीं रख सकते। कॉपर को भी सेम वे हम नहीं रख सकते, जिंक को भी हम सेम वे नहीं रख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर एक एलिमेंट हमें दिया गया है X, दैट इज ऑन एक्सपोजिंग टू मोइस्ट एयर। अगर इसको मोइस्ट एयर में एक्सपोज करें, टर्न्स रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा, एंड न्यू सब्सटेंस Y इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस Y ये फॉर्म कर लेगा,
द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। अब हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कोरोजन पढ़ा है ना। अब कोरोजन में क्या होता है, जो हमारे आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे वो क्या करते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक रेडिश ब्राउन कलर की फेरिक ऑक्साइड की पूरी लेयर आयरन आर्टिकल्स के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग हो गई भाई, जंग लग गया, है ना। रस्टिंग हम किसके केस में कहते हैं, जब क्रोजन आयरन के ऊपर हो तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं, मतलब रस्ट हो गया, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। और उसके साथ ही ना इसमें से क्या होता है, एक सब्सटेंस ये इस तरह का, ये फेरिक ऑक्साइड का सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब इस पे क्या हुआ, एक्स जो था वो एक्सपोज हुआ मॉइस्ट एयर में, और इस सब्सटेंस वाई की फॉर्मेशन के कारण, ठीक है, वो रेडिश ब्राउन कलर में टर्न हो गया। तो हमारा आंसर हुआ इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट की ब्राउन कलर की गैसेस तो आपने एक ही पढ़ी अपने सिलेबस में, कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंख बंद करके इसका आंसर दे दिया करो, ब्राउन कलर की गैस का जब भी नाम आए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड। अब जिंक जब रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो कह रहा है कि कौन सा वो कंपाउंड फॉर्म करेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो आप इसकी रिएक्शन भी करके देख सकते हो, है ना। Zn ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। अब हमें पता है जिंक सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, यहां से जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह लेके क्या बनाएगा, AgNO3, और हमारे पास सिल्वर आयंस अलग हो जाएंगे। तो AgNO3 और क्या बनेगा, ZnO3 और Ag बनेगा इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हुआ इस क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज। किस कलर की ऐश बनती है, सबको पता है, व्हाइट कलर की ऐश बनती है। और व्हाइट कलर की ऐश किसकी होती है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इस पे यहां पर हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दो टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब बी है। कंटेन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक में तो एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों ए में, इसमें तो एक्वस सॉल्यूशन पड़ी है KI की, पोटाशियम आयोडाइड की। और बी के अंदर जो है हमारे पास, हमने साथ में इसके लिया है बी, वो है हमारे पास लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। अब फॉर्मूला आपको बनाना आता होगा, लेड 2 प्लस में होता है और ये माइनस में, तो क्रिस क्रॉस कर दो वैलेंसी। ठीक है बच्चों, अब इसकी रिएक्शन कराओ, देखो क्या क्या बनेगा। अब यहां से क्या होगा, K के साथ NO3 चला जाएगा, क्या बनेगा, KNO3, और साथ में एक कंपाउंड और बनेगा यहां से, लेड किसके साथ चला जाएगा, PI के साथ, तो क्या बनाएगा, PbI2। ये बन गए दो कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब आपको इतना पता होना चाहिए, जो हमारे पास ना ये पोटाशियम आयोडाइड होती है, ये होती है येलो इन कलर, इसकी सॉल्यूशन, इसकी एक्वस सॉल्यूशन येलो कलर की बनती है। ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, सॉल्यूशन इसकी येलो कलर की होती है। और जो लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसका पाउडर फॉर्म में मिलता है, ये इट इज व्हाइट इन कलर। अब जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, और उनके मिलने से ये बनेगा। अब इसमें याद रखना, जो पोटाशियम नाइट्रेट होता है ये तो कलरलेस होता है, ठीक है। और जो हमारे पास PbI2 लेड आयोडाइड होती है बच्चों, ये हमें यहां पर देगी येलो कलर का PPT। ठीक है, अब ये देखो आपको किस ऑप्शन में मिलता है, येलो PPT एंड कलरलेस सॉल्यूशन, ये मिलता है आपको बी में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, येलो PPT कलरलेस सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट में हमें क्या दिया हो गया कि एट रिएक्शन टेम्परेचर, ठीक है, which of the given chemical equations represent the correct states of the reactants and products involved, ठीक है, बिल्कुल देख लेते हैं। अब ये देखो मैंने अभी आपको एक इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख के दिखाई थी, ठीक है, जहां पर मैंने वाटर मॉलिक्यूल आपको तोड़ना सिखाया था, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, H2 और O2 देखो सभी रिएक्शंस में मिल रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन जो हम लोग लेंगे वो क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है, और जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है हमारे पास, गैस, और इन दोनों के मिलने से जो वाटर बनता है वो किसमें होता है, लिक्विड, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो इसने हाइड्रोजन ही लिक्विड में दे दिया, वाटर गैस में फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट में इसने ऑक्सीजन को लिक्विड लिख दिया, तो ये गलत हो गया। अब ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें दोनों गैसेस को सही बताया गया है, और लिक्विड स्टेट में वाटर बनेगा वो भी एल दिया गया है। थर्ड केस में इसने वाटर को गैसियस स्टेट में लिख दिया, तो यहां पर ये गलत हो गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहां पर दिया गया कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, स्टूडेंट ने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के भाई पीसेस पड़े हुए थे, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ली, इसमें ना यहाँ कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स पड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जिंक के, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े जिंक ग्रेन्यूल्स थे यहाँ, ठीक है। और बच्चे ने क्या किया, इसके अंदर ना डाइल्यूट फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोट किया, ठीक है। देखो क्या क्या होंगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात तो है जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो होगा क्या, जिंक हमारे पास जब रिएक्ट करेगा HCl से, ठीक है, ये सॉलिड होगा, HCl हमने लेना है एक्वस स्टेट में, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ZnCl2 इन एक्वस फॉर्म, और साथ में यहां से निकलेगी H2 गैस, ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। चलो देखो, पहला पॉइंट दिया गया है, रिएक्शन सरफेस बिकम डल एंड ब्लैक, रिएक्शन का जो सरफेस होगा वो डल और ब्लैक हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगला है हमारे पास, अ गैस इवोल्ड विच बर्न विद अ पॉप साउंड, बिल्कुल सही है क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ ही बर्न होती है, तो ये बिल्कुल सही हो गया पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। थर्ड, द सॉल्यूशन रिमेन्ड कलरलेस, हाँ भाई सॉल्यूशन कलरलेस रहेगी क्योंकि ये कलरलेस होता है, लिख लो आप यहां, ठीक है। तो ये सही हो गया, इसके दो ऑप्शन सही हैं। करेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द अबव एक्सपेरिमेंट आर, तो फर्स्ट गलत है इसमें जिसमें सेकंड और थर्ड लिखा हो, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच फॉर्म जिंक मेटल इज यूज्ड फ्रॉम लेबोरेटरी टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, अभी अभी पढ़ा हमने, ग्रेनुअल्स की फॉर्म में होता है, तो ग्रेनुअल्स इसका सही आंसर है, अभी भी पढ़ा ना पीछे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास करेक्ट है, हमें वो बताना है, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, रस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं बच्चों रस्टिंग में डबल डीकंपोजिशन नहीं होती, वो तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमें क्या दिया गया इसमें, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूजुअली सेंसिटिव टू लाइट, हाँ ये बिल्कुल सही है, जो सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं हमारे वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट्स आर लाइट सेंसिटिव, तो जिसमें ये दिया गया होगा ना ऑप्शन नंबर 2 वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें सेकंड ही सिर्फ सही है, फर्स्ट इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अब हमें इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक प्रोसेस, अच्छा एंडोथर्मिक प्रोसेस बताना है, ठीक है।
अब जैसे देखो, आप फर्स्ट देखो, जो ये मीथेन वाला है ना बच्चों, मैंने पहले भी आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में मैं डिस्कस की थी, इसमें हीट और लाइट निकलती है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट तो होगी एक्सोथर्मिक, ये गलत हो गई। अब सेकंड में देखो हमें क्या दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इन दो में डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज होगा बच्चों हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, और जब ये ऐसा करेगा ना तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? देखो, क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन का है, ये हीटिंग के साथ ही रिएक्शन इनिशिएट होगी, है ना, तो ये क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करके करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अगर आप अगले की बात करोगे, देखो यहां पर ये किसका एग्जाम्पल है? यहां पर भी हीट निकलेगी, है ना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सो। और लास्ट वाले में भी क्या होता है? हीट निकलती है, यहाँ पर भी काफी अच्छी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है इसमें, तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सी और डी भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। ये सब दिया हमें, ए बी और बच्चों सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसको। देखो क्या दिया गया है, P4 रेड फॉस्फोरस दी गई है, ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर कर PCl5 फॉर्म करती है। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ये A, ये B और C, मतलब हमें बैलेंस करनी है बच्चों रिएक्शन। ठीक है, तो चलो इसको बैलेंस कर देते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे। इधर ना हमारे पास क्या है, 4 फॉस्फोरस एटम्स दी गई हैं, इसको आप बैलेंस करो। तो 4 के लिए हम इधर 4 लगाएंगे, है ना। अब इधर देखो क्लोरीन कितने हो गए, 4 5 जे 20 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ गया? हमें 10 लगाना पड़ गया। ठीक है, हमने यहाँ लगाया 10, तो मतलब A की वैल्यू 1 हो गई, है ना, यहाँ पे क्योंकि 1 आएगा। B की वैल्यू 10 हो गई और C की वैल्यू 4, और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें क्या कह रहा है? एक्स वाई और जेड को हमें आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में। ठीक है, कि ये क्या बनेंगे। अब अच्छा देखो बच्चों, अभी तक तो ना हमने ये भी पढ़ लिया, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं इन नंबर्स को, है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, बैलेंसिंग फैक्टर जिनको हम मोल्स भी बोलते हैं ना, ये मोल्स होते हैं, इनको मोल्स बोलते हैं, हमने पढ़ा था ये पीछे क्वेश्चंस में। तो अब हमें बताना है ये x, ये y और ये x और ये z क्या होते हैं, हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बच्चों जो ये लास्ट में लिखे होते हैं ना, हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा होता है? सॉलिड लिखा आ सकता है, लिक्विड आ सकता है लिखा हुआ, गैसियस आ सकता है लिखा हुआ, है ना। इसका मतलब ये क्या बताता है हमें? x और ये दोनों x और ये z क्या बताते हैं? फिजिकल स्टेट, है ना, फिजिकल, ये हमें बताएंगे बच्चों फिजिकल स्टेट। इसी तरह से ना हमें ये फिर क्या कह रहा है, जेड, जेड भी यही हो गया, है ना। फिजिकल स्टेट कौन कौन बता रहा है? एक्स बता रहा है और जेड। अब ये वाई बता रहा है। वाई देखो यहाँ पर ना हमारे पास जो वाई होती है, यहाँ पर बच्चों हमारे हमें लिख के दी जाती है रिएक्शन की कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, यहाँ होती है रिएक्शन कंडीशन। तो ये देखो किसमें दिया हो गया, नहीं हमें तो पता ही नहीं है क्या है, वाई रिएक्शन कंडीशन है, ये सही है इसमें, बट एक्स और जेड हमें नहीं पता, गैसेस है, यही तो हमें बताना है कि ये क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? फिजिकल स्टेट। अभी तो हमें पता ही नहीं, देख के रिएक्शन हम नहीं बता सकते ऐसे। और बी ये नहीं, ठीक है, मोल्स नहीं, मोल्स तो वो देते हैं जो आगे नंबर लिखे हुए 2 2, है ना। और ये लास्ट में क्या लिखा, एक्स फिजिकल स्टेट बताता है, वाई रिएक्शन कंडीशन और जेड भी फिजिकल स्टेट बता रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, एक्स फिजिकल कंडीशन किसकी बताता है? KClO3 की, वाई रिएक्शन कंडीशन और जेड फिजिकल स्टेट ऑफ O2। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है कि रीमा एक लड़की है
जिसने क्या किया, 5 ml लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को बीकर के अंदर दिया और उसके अंदर उसने ना 4 ml KI सॉल्यूशन डाल दी। What would she observe? अब वो क्या ऑब्जर्व करेगी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक येलो कलर का पीपीटी बनता है, येलो कलर का पीपीटी, ठीक है। सॉल्यूशन रेड नहीं होती, हमने पढ़ लिया था, एक येलो बनता है और एक कलरलेस कंपाउंड बनता है। फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट, नहीं व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है वो पीछे जाके वीडियो को देख सकता है। द रिएक्शन मिक्सचर वाज हॉट, नहीं येलो पीपीटी बनता है इसमें हमारे पास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले ली इन अ टेस्ट ट्यूब, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 ले लिया और उसने उसमें क्या किया, बेरियम क्लोराइड ऐड कर दिया। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ये 2 कहां से आया, इसका चार्ज, ठीक है। He observed that an insoluble substance has formed, कि कोई insoluble substance बना, उस बच्चे ने ये चीज देखी। The color and molecular formula of the insoluble substances, चलो रिएक्शन करा के देख लेते हैं। देखो Na चला जाएगा Cl के साथ तो क्या बनेगा, NaCl। बैलेंस कर लेना बच्चों रिएक्शन को। और जो हमारे पास ये है बेरियम सल्फेट है, ये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, बेरियम और यहाँ पर सल्फेट BaSO4। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है इसमें, ये जो हमारे पास ना ये BaSO4 होता है, इट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। तो जहां ये चीज मिलेगी वो सही ऑप्शन है। फर्स्ट में लिखा हुआ है ग्रे, नहीं ग्रे कलर का नहीं होता, फॉर्मूला भी गलत लिखा हुआ है इसमें। तो येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का होगा, नहीं येलो कलर का भी नहीं होता, इसमें भी फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, देखो 2 लिख दिया इसमें, 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है सी में व्हाइट, हाँ व्हाइट होता है, अभी अभी पढ़ा है हमने। BaSO4 फॉर्मूला भी सही है इसका बिल्कुल। और ये पिंक, नहीं पिंक भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the emission of brown fumes in the given experiment setup is due to, अब ये किसके कारण हो रहे हैं इसमें वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखो हमें बताना है ब्राउन फ्यूम्स के बारे में। तो ब्राउन फ्यूम्स, ये देखो लेड नाइट्रेट की सॉल्यूशन है और लेड नाइट्रेट में हमें पता है ब्राउन फ्यूम्स, मैंने आपको पहले बताया था, इसके होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, बिल्कुल सही है, थर्मली डिकम्पोज हो रहे हैं। हीट देखो हम यहाँ पर हीटिंग दे रहे हैं इसको ना, हीट कर रहे हैं हम इसको यहाँ पे। विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विद CuSO4, हाँ हमें ये बताना है, ठीक है। देखो जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट कराई भी गई होगी आपके स्कूल्स में। आयरन नेल लेना है और CuSO4 की सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। तो पता क्या होता है बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कॉपर मेटल की बड़ी सुंदर सी सॉल्यूशन बनती है, डीप स्काई ब्लू कलर की, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, CuSO4 की एक्वस सॉल्यूशन ले लेनी है और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ना कील लेकर, ठीक है, इसके अंदर हमने डिप कर देनी है वो कील, इसमें हम कील डिप कर देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक मान लो सॉल्यूशन भरी हुई थी, हमने इसमें क्या करना है, एक आयरन नेल लेकर उसको इसमें डिप कर देना, ठीक है। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होगी ना, वो धीरे धीरे ब्लू से पीली पड़ने लगेगी, पेल येलो कलर में वो चेंज हो जाएगी, पेल येलो, ठीक है। और इसके ऊपर ना क्या होगा, रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब पॉइंट्स चेक करते हैं क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट में देखा द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल येलो, हाँ बिल्कुल कलर सॉल्यूशन का चेंज आएगा। रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल इज डिपॉजिट, बिल्कुल सही है, कॉपर मेटल जो होगा उस आयरन नेल के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये डिपॉजिट होने लगेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर की जंग लग जाएगी इसके ऊपर, सही है ये। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हाँ आयरन ज्यादा रिएक्टिव होती है कॉपर से, ये भी सही है, ठीक है। तो
हमें पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो पहली दूसरी दोनों भी करेक्ट हैं, सेकंड थर्ड भी है, ऑप्शन रहेगा इसका डी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों की तीन ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब बच्चों हमें इसमें क्या करना है ना, मैच करना है सबको, ठीक है। क्या दिया गया है, अच्छा देखो, जो कॉपर सल्फेट होती है ये ब्लू कलर की होती है, तो हमने इसको ब्लू से मिला दिया, ठीक है, मतलब यहां पर जाएगा पी। उसके बाद यह फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट होती है ना बच्चों, ये हमारे पास होती है पेल ग्रीन कलर की, ठीक है, लाइट ग्रीन बोल देते हैं हम लोग इसको, तो ये क्यू हो गया ऑप्शन। बेरियम क्लोराइड, अच्छा बेरियम क्लोराइड हमारे पास कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है, ठीक है, ये हो गया आर ऑप्शन। उसके बाद जो बेरियम सल्फेट होता है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, अभी अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है ना, तो ये हो गया। अब ये देखो किस में दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए 4321, 4321 कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी में 4321, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक स्टूडेंट है, वो क्या देखता है कि जो उसकी ज्वेलरी है ना वो धीरे धीरे डल होती जा रही है, ठीक है, उसकी जो ज्वेलरी है वो धीरे धीरे डल हो रही है, और उसके ऊपर एक ग्रे ब्लैक कलर की एक कोई फिल्म, कोई परत चढ़ने लग गई है ओवर इट आफ्टर वेयरिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स, उसने जैसे उसको कुछ महीने के लिए पहना, तो हमें बताना है व्हाट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ इट्स कलर, उसका कलर क्यों बदला, सीधी सी बात है, क्रोजन हो गई होगी, है ना, क्योंकि जैसे जैसे वो ज्वेलरी उसकी एयर के कांटेक्ट में आई होगी तो मॉइस्चर मिला होगा, कुछ ना कुछ एसिड्स भी होंगे और उसकी क्रोजन हो गई होगी। तो चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में डस्ट डिपॉजिट, नहीं, डस्ट के कारण ऐसा नहीं होता, द ज्वेलरी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर मॉइस्चर एसिड्स, हाँ ये सही है, वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी, मॉइस्चर होगा एयर में, कुछ एसिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर भी स्लाइटली एसिडिक होती है, और क्रोजन हो जाएगी। द पॉलिश ओवर द ज्वेलरी वाज रिमूव्ड आफ्टर वेयरिंग, नहीं पॉलिश थोड़ी चली जाएगी। सिल्वर ब्रेक्स ड्यू टू वियर एंड टियर, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, वेयरिंग टियरिंग कुछ नहीं होगी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट नोटिसेस दैट bread kept out has a green coating over it after few days, अच्छा उसने एक ब्रेड रखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ दिनों के बाद एक ग्रीन कलर की कह रहा कोटिंग आ गई है, ग्रीन कलर की कोटिंग। What explains the reason for the students observation, अब इस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, देखो सबसे पहला क्या इसमें दिया हुआ है, the oils of bread oxidizes and causes rancidity। देखो बच्चों ये हमने पढ़ा हुआ है, जब हमारी खाने पीने की चीजें ना खराब होने लगी तो हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, जब हमारी खाने पीने की चीजें खराब होने लगे तो हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना, हमारे खाने का ऑक्सीडाइज हो जाना होती है रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट या जो ऑयल्स होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये ना ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और ये ब्रेक होने के बाद दे बिकम अनफिट फॉर अस, हम इन्हें कंज्यूम नहीं कर पाते, अनफिट फॉर कंजप्शन, ठीक है, हमारे खाने लायक नहीं रहते, क्यों, क्योंकि फूड की क्या हो गई होती है, ऑक्सीडेशन, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, खाना ऑक्सीडाइज हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, द ऑयल्स ऑफ ब्रेड ऑक्सीडाइजेस, बिल्कुल सही है, जिसके अंदर ऑयल या फैट प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगी बच्चों, रेंसिडिटी, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो इसमें क्या दिया गया है कि एक स्टूडेंट है, उसने देखा कि जो फूड कंपनीज होती है ना वो क्या करते हैं, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उस पर नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं, मतलब भर देते हैं उसमें, ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है कि हम लोग उसको N2 के साथ पैकअप कर रहे हैं,
ठीक है, अभी देखो इसका क्या आंसर रहेगा। देखो अब इसमें नाइट्रोजन गैस, अभी अभी हमने पढ़ा है जब खाने की बात आएगी ना, ठीक है, तो जो पैकेट में रखा गया है तो मतलब रेंसिडिटी होगी। अभी मैंने पिछले उसमें बताया आपको रेंसी, ठीक है। तो मुझे देखो ये क्यों गैस भरी जाती है, इसका भरने का कारण होता है जो हमारे पास ना N2 गैस होती है, N2 गैस, ये बच्चों इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब होता है केमिकली नॉन रिएक्टिव, केमिकली नॉन रिएक्टिव मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। और ये क्या करती है, खाने को ना ऑक्सीडेशन से बचाती है, ठीक है। सेव सेव फूड फ्रॉम इट्स ऑक्सीडेशन, खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगी, उसको बचाएगी ये उससे, ठीक है। और ऐसा करके ये क्या करती है, रेंसिड होने से खाने को बचा लेती है, जिसकी वजह से क्या होगा, खाना खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है, उसको सेव करती है ये। तो अब इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी ऑफ चिप्स, हाँ ये क्या करेगी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करेगी चिप्स की, चिप्स रेंसिड नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होगी खाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन सी रिएक्शंस एंडोथर्मिक है बच्चों, ये बताना है हमें। दोबारा फिर आ गया एक क्वेश्चन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। सबसे पहली बात है डिल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जब हम किसी भी एसिड को ना बच्चों डाइल्यूट करते हैं तो वहां से हीट निकलती है, और हीट निकलने के कारण जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, अब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। देखो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। नेक्स्ट है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, ताकि क्या हो जाए, जैसे कि हम लोग अपने कपड़ों को, ठीक है, पूरा खोल के अच्छी तरह से सूखने के लिए अपनी छतों पर डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जितना भी वाटर उसमें प्रेजेंट होता है वो हीट के साथ या एयर के साथ क्या होता रहता है, उड़ता रहता है। मतलब हम क्या करते हैं उस प्रोसेस में, हीटिंग करते हैं, हीट मतलब देते हैं हम, हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। या फिर आप वो ले सकते हो, वो जो वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है वहां पर भी वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हैं, एक सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और एक इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारे पास, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, अब ये किसके कारण वो ग्रे हो जाती है, हमें वो बताना है, ठीक है। अब देखो जब आप लोग ना क्या करोगे, सिल्वर क्लोराइड लोगे, उसकी सॉल्यूशन लोगे सिल्वर क्लोराइड की, और उसको आप क्या करोगे, सनलाइट में रख दोगे, तो क्या होगा वो, ठीक है, सिल्वर आयंस में, और वो क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, हाँ भाई ठीक है, ये ऐसा ही होगा। सब्लिमेशन नहीं, सब्लिमेशन नहीं होगी सिल्वर क्लोराइड की, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन होना। देखिए यहां पर ना बच्चों डिकम्पोजिशन नहीं होगा क्लोरीन गैस का, क्लोरीन गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था फॉर्मेशन, तो ये भी गलत हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं सिल्वर क्लोराइड ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसमें, ठीक है।
सो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स दोनों है वो हमें बतानी है। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट देखोगे तो ये तो देखकर ही पता लग रहा है ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो हमें दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये। नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन है, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। अब ये देखते हैं लास्ट के दो देखते हैं। ठीक है इसमें हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि जो ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो रिडक्शन होता है इसमें होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ठीक है, तो आपको ना एक बात याद रखनी है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, अब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, इंक्रीज हो वहां पर तो क्या हो गई ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो तो वहां पर क्या होगी बच्चों, रिडक्शन। अब चलिए देखते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं पहले। ठीक है, एक इसमें से सही आंसर है। अभी देखो आयरन है, जैसे जो ना याद रखना, जो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एसिड्स दिए होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का आप लोगों को पता है, SO4 के आपको इसके पैर में कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सल्फेट का चार्ज आपको पता है, इसका मतलब 2- होता है, और क्योंकि क्रिस क्रॉस वैलेंसी में कुछ भी नहीं आया हुआ तो कॉपर भी किस में होगा, 2+ में। ऐसे ही आयरन भी यहाँ पर किस में होगा, 2+ में, और SO4 फिर दोबारा किस में, ये तो 2- में ही होता है, और क्योंकि ये अपनी स्टेट में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। ठीक है, अब अगर आप बच्चों ध्यान दोगे ना तो आयरन ने यहां से यहां तक देखो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया 0 से 2+ हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। और ऐसे अगर आप कॉपर का देखो, कॉपर 2+ में था, कॉपर 2+ से 0 में आ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। अगर घट गया तो ये क्या बना, रिडक्शन हो गया बच्चों, है ना। तो अब क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, इसका मतलब ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। बट साथ ही यहां पर क्या हुआ, हमें पता है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लिया। तो ये बिल्कुल सही है ये रिएक्शन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है, रिडॉक्स भी। थैंक यू बच्चों।